आइए आज जाने पटना केस के विषय में। देखिए, आपने राजा अनंत कुमार का केस जाना और एक एक करके और भी केसेस आए जहाँ पे जुडिशल ओवररीच की बात हो रही थी, यानी न्यायपालिका ने न्याय क्षेत्र की सीमा से हटकर, परिधि से हटकर और उसके आगे जाकर उन्होंने अपने क्षेत्र का उल्लंघन किया और उन जगहों पर भी फैसले देने की कोशिश की, उन जगहों पर भी अपने आदेश थोपने की कोशिश की जहाँ पर उसकी आउटरीच नहीं थी, जहाँ पे उसकी पहुँच नहीं थी। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए नए नए मुकदमे होते गए। उनमें से एक अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा पटना केस, जिसे केरा सिंह केस भी कहते हैं। इसका बैकग्राउंड ये था कि पटना का लोकल रेजिडेंस था केरा सिंह, उन्हें सिविल सूट फाइल किया। कौन था भाई जिसके अगेंस्ट में पास किया? महाराजा नंद कुमार। ये वही महाराजा नंद कुमार हैं जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। उनका जो ग्रैंडसन था राजा गुरदास, उसके लिए किया। अब सभी जानते हैं पटना सुप्रीम कोर्ट की जो उस समय की जो जुरिडिक्शन थी वो कलकत्ता तक ही सीमित थी, पटना तक नहीं। अब लेकिन फिर भी उस समय पटना के फिर भी उसको केस डाला और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को सुन लिया, अपने पास उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब पटना उसकी सीमाओं से बाहर थी, फिर भी उसने इस केस में राजा गुरदास को अरेस्ट का ऑर्डर दे दिया। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है। उस समय की न्यायपालिका ने अपने क्षेत्र से आगे जाकर इस अरेस्ट के ऑर्डर को दिया। अब आप जानते हैं, अगर जो ये ऑर्डर होगा तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अपोजिशन में आएगी, विरोध ज़रूर करेगी, जैसे पहले भी हुआ, उसने विरोध किया। लेकिन अब उसकी बातें मानने के लिए उसे उसका विरोध आगे तक होना चाहिए था। उन्होंने विरोध किया और इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ये पैदा हुआ कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ने कहा कि भाई, यदि सुप्रीम कोर्ट हमारे भी मामलों में हस्तक्षेप करेगा, अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर, अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर अगर वो काम करेगा, तो इस तरह से हमारे अधिकारों का हनन होगा। और यदि हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम भी सुप्रीम कोर्ट की सीमाओं, जो जो उसकी ज्यूरिडिक्शन है, वहाँ हम अपना प्रभाव क्षेत्र भी लागू करेंगे। तो अब नए नए इश्यूज़ आए। ज्यूरिडिक्शन ओवररीच का इशू आया है कि कलकत्ता तक ही सीमित है, उसके बाहर क्यों किया उसने? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट की एक सीमा थी कि जहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके एम्प्लॉयज़ और उसके तहत रहने वाले भारतीयों पर भी लागू थी, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन मात्र एक कलकत्ता तक ही लागू थी। इसको लेकर एक नए विवाद पैदा हुए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और ये दिखाया कि ब्रिटिश जज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके बीच में तालमेल बिल्कुल भी नहीं था। अब लीगल और अनसर्टेनिटी पैदा हुई कि ब्रिटिश लॉ एप्लीकेबल है या नहीं पूरे इंडिया में या नहीं, कहाँ तक ब्रिटिश लॉ एप्लीकेबल है भी तो कहाँ तक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी अलग लिमिटेशन थी और जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन थी वो अलग थी। जबकि ब्रिटेन ये मानता था कि पूरा भारतवर्ष ब्रिटिश राज के अंडर में है। तो ये इश्यूज आते गए। खैर, और जो मूल जो भारतीय थे और एक उनको सीमाओं से परे रखा और कंपनी ऑफिशियल जो कलकत्ता से बाहर थे, कोर्ट की सीमाओं से उनको परे रखा। अब फ़ायदा तो मिला इस केस का, हालांकि राजा नंद कुमार में तो उनको फांसी हो गई, लेकिन इस केस में ये फ़ायदा मिला कि एक तो कहाँ कहाँ तक सीमाएं होंगी, हमारी ज्यूरिडिक्शन होगी, उसका फैसला हुआ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के बीच में सख्त अवधारणा की गई। तीसरा,
लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए राहें और ज़्यादा मजबूत होंगी।